स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मार्शियन। कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट मार्स पे मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं कि तभी उनके वेदर इंडिकेटर से एक सैंडस्टॉर्म का अलर्ट का इंडिकेशन आता है और कैप्टन उनको मिशन अबॉर्ट करने को बोलती है। सारे साइंटिस्ट जल्दी से रॉकेट लॉन्चर के अंदर जाना शुरू करते हैं। उसी टाइम पे मार्क वाटनी, जो हमारे स्टोरी के मेन लीड है, उसको अचानक से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चुभ जाता है और सैंडस्टॉर्म में फंस जाता है, जिसके कारण उनका कम्युनिकेशन चैनल मार्क वाटनी के साथ बंद हो जाता है। सब समझते हैं कि वाटनी मर गया है और अपने रॉकेट लॉन्च शुरू करके धरती की ओर निकलते हैं। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि मार्क जिंदा है और उसके पेट पर एक रॉड चुभा है। वो जल्दी से अपने बेस पे पहुंचता है और प्रेशर स्टेबल करके तुरंत उसके शरीर में चुभे रॉड को निकालकर घाव पर स्टिचिंग कर लेता है। वाटनी देखता है कि उसके सारे दोस्त वहां से जा चुके हैं और वो उस प्लैनेट पे अकेला है। उसके पास कोई कम्युनिकेशन का मीडियम भी नहीं रहता जिससे कि वो नासा से कम्युनिकेट कर सके। उसको पता है कि अगला मिशन एरेस 4 का है और उसके लिए नासा को 4 साल लगेंगे। उसको तब तक मार्स पे सर्वाइव करना पड़ेगा। वो अपने पास जितने सप्लाईज है उसको कैलकुलेट करता है और देखता है कि उसके पास बहुत कम सप्लाईज है। वो बेस पे रहे सबके सामान चेक करता है और एक साइंटिस्ट के कैबिनेट से उसको आलू मिल जाते हैं। उसको एक आइडिया आता है कि वो इस आलू का इस्तेमाल करके मार्स पर खेती करके आलू उगा सकता है। मार्क एक बॉटनिस्ट भी होने के कारण वो आलू उगाने के लिए अपने बेस पे जगह बनाता है और उसके लिए बेस का थोड़ा सा सामान बाहर लेके जाता है। मार्स पे बॉटनी आलू उगाने के लिए सब सामान इकट्ठा करता है, जैसे कि मिट्टी, आलू, इसके साथ उसको फर्टिलाइजर और पानी की भी जरूरत है और उसके पास उतना सारा पानी नहीं रहता। उसको वॉशरूम जाने पर एक आइडिया आता है कि वो अपने एक्सक्रीटा को फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकता है और पानी के लिए वो अपने बेस पर रहे 100 लीटर का हाइड्रोजन और इरिडियम कैटलिस्ट इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और हाइड्रोजन को फायर से एक्सपोज करता है, जिससे पानी बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार तो असफल रहता है, पर दूसरी बार ये एक्सपेरिमेंट चल जाता है और पानी जनरेट हो जाता है। 20-25 दिन बीत जाते हैं और सोल 54 पे मार्क देखता है कि एक आलू का पौधा उगने लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ नासा ये डिक्लेयर कर देती है कि मार्क वाटनी मर चुका है और सारे मीडिया को ये बात बता देती है। थोड़े दिन बाद नासा पे एक साइंटिस्ट सैटेलाइट पिक्चर्स ऑब्जर्व करती है और देखने पर उसको ये पता चलता है कि मार्स पे थोड़े ऑब्जेक्ट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट हो गए हैं। वो तुरंत उसके सीनियर्स को कॉल करके ये सब बताती है और वेरीफाई करने पे उनको पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि विंड की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। वो समझ जाते हैं कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है और उसी ने ये ऑब्जेक्ट्स शिफ्ट किया। नासा का चीफ टेडी बोलता है कि जब तक वो वाटनी तक पहुंचेंगे तब तक वो भूख से मर जाएगा। दूसरी तरफ वाटनी को मार्स पर 17 सोल हो जाते हैं और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद है और वो वहां से 3200 किलोमीटर दूर पे है और वाटनी को वहां तक पहुंचना होगा, जिसके लिए उसको 50 दिन लग जाएंगे और उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में सिर्फ 34 किलोमीटर चलती है और उसके बाद उसको बैटरीज चार्ज करना पड़ेगा। मार्क एरिस 4 के दिशा में निकलता है और रात में बहुत ठंड होने के वजह से मार्क को हीटर ऑन करना पड़ता है, जिससे उसके रोवर की बैटरी कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वो अपनी ट्रेनिंग को याद करके एक रेडियो आइसोटोप के पास जाता है और इसको अपने रोवर में रखता है। इससे रोवर में ठंडी कम हो जाती है और बैटरी लाइफ सेव करता है। मार्क वापस अपने बेस पे आ जाता है और अपने प्लांट्स पे उगे आलू को निकालता है और उसमें बड़े आलू को अपने खाने के लिए रख लेता है। बचे हुए आलू को वो आलू उगाने के लिए इस्तेमाल करता है। मार्क मार्स पे पाथफाइंडर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो नासा से कनेक्ट कर सके। कोशिश करने के बाद वो उसको ढूंढ लेता है। नासा की टीम मार्क के हर मूव को ऑब्जर्व करती है कि मार्क पाथफाइंडर ढूंढने जा रहा है और वो अर्थ के पाथफाइंडर की मदद से मार्क को कांटेक्ट करने को ट्राई करते हैं। नासा की टीम मार्क को बताती है कि वो मार्क को सोल 54 से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके पास सप्लाईज भेजने को ट्राई कर रहे हैं। मार्क उसके क्रू के बारे में पूछता है, तब नासा की टीम उसको बताती है कि उन्होंने अभी तक क्रू को उसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने मिशन पे ध्यान दे। मार्क को गुस्सा आता है और वो नासा की टीम को डांट देता है, जिसके वजह से सब मार्क को जल्दी से मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हैब में अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से मार्क के सारे पौधे मर जाते हैं।
अब मार्क दोबारा पौधों को उगा नहीं सकता। ये बात नासा की टीम को पता चलती है और वो मार्क के सप्लाईज को कैलकुलेट करते हैं और उसको रेशन 4 डेज तक स्ट्रेच करने को बोलते हैं, ताकि प्रोब जब तक उसके पास सप्लाईज लेके पहुंचे उसके सप्लाईज खत्म ना हो, वरना वो भूख से मर जाएगा। प्रोब लॉन्च करते हैं और वो मिशन फेल हो जाता है। मार्क को ये बात पता चलने पर वो अपने क्रू को मैसेज करता है कि उसके जाने के बाद वो अपने मॉम डैड का ख्याल करे और उसने जो भी अपनी जिंदगी में हासिल किया है उसके पसंद से किया है और उसको कोई रिग्रेट नहीं है। उतने में चाइना नासा को अपना रॉकेट देने का फैसला करती है और साथ ही साथ नासा के प्रोब साइंटिस्ट को एक आइडिया आता है कि वो अगर क्रू को बोले तो वो मार्स पे सोल 561 तक पहुंच सकते हैं और वॉटनी को लेकर आ सकते हैं। ये आइडिया को पहले नासा नहीं बोलती है, पर प्रोब साइंटिस्ट क्रू को उसके आइडिया के रिलेटेड फाइल भेजता है और क्रू वॉटनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोब लॉन्च होते ही क्रू हर्मीज का कोर्स चेंज करके सप्लाईज को ले लेती है और मार्स की ओर निकल पड़ती है। 7 महीने बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कि हैब में वॉटनी बहुत पतला हो गया है और वो अपने हैब को शट डाउन करके मैव की ओर निकल पड़ता है। उसके लिए उसको जो जरूरत के सामान है उसको रोवर में रख के लेकर जाता है। बहुत दिन रोवर में बिताने के बाद मार्क फाइनली मैव पे पहुंच जाता है और मार्क को नासा इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो अपने मैव के थोड़े पार्ट्स एजेक्ट कर दे ताकि उसको लॉन्च में कोई दिक्कत ना हो। मार्क नासा के दिए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। तो इस सीन में ये दिखाया जाता है कि हर्मिस मार्स के करीब पहुंच चुका है और वो मार्क को मैव के द्वारा कनेक्ट करते हैं। मार्क लॉन्च के लिए रेडी हो जाता है और अपने क्रू को मैव को लॉन्च करने को बोलता है। लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है और मार्क स्पेस में पहुंच जाता है। अभी हर्मिस और मार्क का मैव इंटरसेप्ट होने के लिए 30 मिनट्स का टाइम बचता है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि हर्मिस का रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो मार्क के मैव से इंटरसेप्ट होने का टाइम बहुत कम हो जाता है और मार्क को हर्मिस के अंदर लेकर आना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने मार्क क्रू को एक आइडिया देता है कि वो अपने स्पेस सूट में छेद करके एटमॉस्फेयर को थ्रस्ट के जैसे यूज करके उड़ सकता है और वो हर्मिस तक पहुंच सकता है, पर मैव और हर्मिस के बीच ज्यादा दूरी होने के कारण कमांडर मार्क को मना करती है। क्रू का सारा कम्युनिकेशन नासा की टीम वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट करती है ताकि सारे दुनिया को मार्क के हर एक मूव के बारे में पता चल सके। तभी कमांडर को एक उपाय सूझता है कि वो हर्मिस का रिलेटिव वेलोसिटी कम कर दे तो मार्क का आइडिया काम कर जाएगा। उसके लिए वो अर्थ के कम्युनिकेशन चैनल को पहले बंद कर देती है। वो अपने क्रू के केमिस्ट को एक बॉम्ब बनाने बोलती है। उसके बाद वो हर्मिस के एक हिस्से में बॉम्ब फिट करके ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके वजह से हर्मिस का वेलोसिटी कम हो जाता है और कमांडर खुद मार्क को लेने के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मार्क ने अपने स्पेस सूट में छेद कर दिया है और वो जैसे तैसे उसकी स्पीड को कंट्रोल करके स्पेस में हर्मिस की दिशा में उड़ता है कि तभी उसकी कमांडर उसको हर्मिस से बाहर निकलकर पकड़ लेती है। मार्क को हर्मिस में वापस लेकर आते हैं और अभी क्रू नासा को बताती है कि उन्होंने मार्क को हर्मिस के अंदर लेकर आ गए। नासा की टीम और सारी दुनिया खुश हो जाती है। अब कहानी के अंत में ये दिखाया जाता है कि मार्क अभी नासा के स्पेस स्टेशन में है और सब स्टूडेंट्स को अपने मार्स के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि उसने कैसे उसके सारे प्रॉब्लम्स को एक के बाद एक सॉल्व किया है और एक डेजर्टेड प्लैनेट पे सर्वाइव किया है। यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं।